नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क्स लिमिटेड। भंडारा खाने से भारी संख्या में लोग बीमार, मधुबनी सदर अस्पताल रेफर। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र का मामला। मधुबनी डीएम ने बासोपट्टी प्रखंड व अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। आजादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर डाक कर्मचारियों ने सहरघाट से नेपाल बॉर्डर तक निकाली तिरंगा यात्रा। बेनीपट्टी में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण के लिए लगाया गया 2 दिवसीय शिविर। यूडीआईडी कार्ड निर्गत के लिए दिव्यांगजनों से लिए गए कागजात। हरलाखी के पिपरौन गांव में बाइक की ठोकर से 2 किशोर की मौत। गांव में मचा कोहराम। बिस्फी ओपी परिसर में 5 कांडों से जब्त 74 लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। राजनगर एसएसबी के जवानों को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों व राजनगर दिल्ली पब्लिक स्कूल की बच्चियों के द्वारा बांधी गई राखी। मधुबनी में गांधी बाजार सहित पूरे शहर की दुकान को अपने नाम मामूली रकम पर आवंटित कराकर किराए पर लगाने का चल रहा खेल। कई दिग्गज निगम कर्मी इस खेल में शामिल। बेनीपट्टी के त्योत पंचायत में उर्वरक विक्रेताओं की शिकायत पर औचक निरीक्षण में पहुंचे डीएम। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी ने सीएमबी कॉलेज घोघरडीहा में स्वच्छता की दिलाई शपथ। आगामी इंद्र पूजा को लेकर जयनगर में इंद्र पूजा कमेटी की हुई बैठक। मधुबनी शहर में मां जानकी सेना द्वारा कार्यक्रम व प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। फुलपरास के सेवानिवृत्त शिक्षक लखन यादव की धर्म पत्नी का हुआ निधन। गांव में शोक प्रकट करने वालों का लगा तांता। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने फुलपरास के एसडीएम व डीएसपी को बांधी राखी। और रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर भाई बहनों में उमड़ा उत्साह। मधुबनी शहर में बाजारों में लगी भीड़। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक भंडारा में भोज खाए लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और इस भंडारे में भोज खाए तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। इनमें कई का इलाज बाबूबरही के सीएचसी में चला, वहीं 2 दर्जन से अधिक लोगों को मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। गौरतलब है कि बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के सलखनिया गांव में जगदीश राउत के घर कुल देवता के स्थापना को लेकर भंडारा का आयोजन किया गया था। भोजन भी साधुओं ने ही तैयार किया था। इसमें तकरीबन 65 से 70 लोगों ने खाना खाया, जिसमें तकरीबन 60 लोग बीमार हो गए। देर रात 1 बजे के बाद सभी को उल्टी दस्त आने लगी। बहरहाल डॉक्टर ने इसे फूड पॉइजनिंग बताया है। इसको लेकर थानाध्यक्ष ने बताया है कि अब तक ऐसा कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। विशेष तौर पर वह जानकारी ले रहे हैं। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र में भंडारा खाने से भारी संख्या में लोगों के बीमार होने का मामला प्रकाश में आया है। जहां सभी बीमार लोगों का इलाज चल रहा है, वहीं कुछ लोगों को इलाज के लिए मधुबनी भी रेफर किया गया है। मामला तिरहुता पंचायत की सलखनिया जमुनिया टोल का है, जहां सोमवार को जगदीश राउत के घर भंडारे का आयोजन था। घर में कुल देवता की स्थापना पर भंडारा का आयोजन किया गया था, जिसमें 65 से 70 लोग खाना खाए थे। ग्रामीणों के अनुसार जितने लोग खाना खाए सभी बीमार हो गए। उसी दिन 1 बजे रात के बाद लोगों की हालत एक एक कर खराब होने लगी। अगले दिन मंगलवार को खाना खाए लोगों में से 90% लोग बीमार हो गए। सभी में एक जैसी उल्टी, दस्त, पेट दर्द व बुखार का लक्षण पाया गया। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। सभी बीमार लोगों को ग्रामीण डॉक्टर के द्वारा इलाज किया गया। 2 दिनों के बाद गुरुवार को 2 दर्जन से अधिक लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरही इलाज हेतु पहुंचे तो इस घटना की उजागर हुई।
अस्पताल पहुंचे बीमार लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया। इस संबंध में डॉक्टर उदय शंकर व डॉक्टर निखिल कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि फूड पॉइजन का मामला लग रहा है। सभी को बेहतर इलाज के लिए मधुबनी रेफर कर दिया गया है। 62 वर्षीय राजकुमार यादव, 61 वर्षीय सुनीता देवी, 60 वर्षीय पानो देवी, 12 वर्षीय अंजलि कुमारी, 38 वर्षीय आशा देवी, 7 वर्षीय ज्योति कुमारी, 14 वर्षीय विवेक कुमार, 16 वर्षीय संजीता कुमारी, 5 वर्षीय सुमित कुमार सहित लगभग 2 दर्जन लोगों का इलाज के लिए रेफर किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार भंडारा का भोजन साधुओं के द्वारा ही बनाया गया था। 90% लोग उसी दिन बीमार हो गए। 10% लोग धीरे धीरे बीमार पड़े। सभी लोगों में एक जैसा लक्षण दिखाई दे रहा है। मधुबनी इलाज हेतु रेफर किए गए लोगों के बाद बचे शेष लोगों का इलाज गांव में ही चल रहा है। इस संबंध में थाना कर्मी ने बताया कि मौखिक रूप से संज्ञान में मामला आया है, लेकिन कोई आवेदन नहीं मिला है। अपने स्तर से वह विशेष जानकारी ले रहे हैं। कैसे हुई घटना? हमारे गांव में भंडारा था, ठीक है, हमारे यहाँ। और वहाँ पे मतलब महाराज जी लोग को खाना खिलाया गया और उसके बाद खाना खिलाने के बाद जो अपना जो होता है रिश्तेदार उन सबको बुलाया गया। लगभग 50-60 आदमी खाना खाया। उसके बाद किसी को कुछ नहीं हुआ। फिर इसमें जो 15-20 लोग था उसको किसी को दस्त हुआ, किसी को उल्टी हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है और पैखाना जा रहा है। तो 3 दिन इलाज कराया घर पे, यानी खाना खाने के 12 घंटा बाद ऐसा शुरू हुआ। और 2 दिन इलाज कराया, 3 दिन नहीं सुधार हुआ तो सोचे कि सदर अस्पताल लाकर दिखा देते हैं क्या वजह है नहीं है। कितने आदमी भंडारा में थे? 50-60 लोग शामिल था। कितने लोगों की अभी तक तबीयत खराब हुई? तबीयत खराब हुआ है वही 15-20 लोग का। 15-20 लोगों की तबीयत है। यहाँ पे 10-12 लोग के लाए हैं और गाँव में ठीक हो गया। और गाँव में ठीक हो गया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राधे श्याम है। भंडारा कहाँ पे था? भंडारा मेरे गाँव में। कहाँ पे? हमारे यहाँ सलखनिया में। सलखनिया में। उसमें सुधार होगा। क्या वजह से इतनी बड़ी घटना घटी? इन लोगों ने बताया है कि सोमवार को शायद इन लोगों के गांव में भंडारा था। तो भंडारा में शामिल होने के बाद इन लोगों ने जो भोजन लिया था, खाना खाया था, उसमें उसी के कारण फूड पॉइजनिंग हुआ है। ठीक है। और फूड पॉइजनिंग का लक्षण होता है कि पेट में दर्द है, तो ममोड़ ऐसा होता है, उल्टी होता है, पतला पैखाना होता है, जिसको देखते हुए जो चीज़ चलना चाहिए दवा के रूप में वो चला जा चुका है। मरीज अभी ठीक ठाक है। सर आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर विनय कुमार। एक मिनट। कैसे आप लोग की तबीयत, इतनी तादाद में आप लोग आए हुए हैं, क्या अचानक कैसे तबीयत खराब हुई? भंडारा था आज सोमवार को। अच्छा। भंडारा में साधु लोग खाना बनाया, रसोई खाना। अच्छा। तो वो लोग बना करके सब वो खिलाया, वही साधु लोग खिलाया है, खाने के पॉइजन से। क्या खाना की वजह से, पॉइजन की वजह से आप लोग को कब से तबीयत खराब होने लगी? पेट दर्द है ना, दर्द है। कब से हो गई? उसके एक दिन बाद से तबीयत खराब। उसके एक दिन बाद से तबीयत खराब हुई। अच्छा। वहाँ पे कितने लोग थे? करीब 60 आदमी करीब। 60 आदमी 60 आदमी 60-70 आदमी 60-70 आदमी का भंडारा वहाँ पे कहाँ पे था? कहाँ पे था? सलखनिया। सलखनिया बाबूवाड़ी प्रखंड में। हाँ। अच्छा। आपका नाम क्या हुआ? हमारा सत्यनारायण राव। किस चीज का भंडारा था वहाँ पे? ये ऐसे साधु लोग के भंडारा होता है। साधु लोग के गोसाई को बैठाया था तो सोचा। अच्छा, गोसाई पूजा को बैठाया, उसका भंडारा था। हाँ, उसी क्या सब चीज खिलाया था आपको? दाल भात तरकारी। अच्छा। यही सब्जी। मतलब इसके खाने के बाद आप लोग को जो है तबीयत खराब होना स्टार्ट हो? सब था। दही था, दूध था। अच्छा, दही दूध सब था। ये सब खाने के बाद आपकी तबीयत खराब होने लगी? उसी दिन होने लगी या फिर अगले दिन से? अगले दिन से तबीयत खराब होने लगी। कितना दिन पहले हुआ था भंडारा? सोमवार के हुआ। इसी सोमवार को। डेन न्यूज के लिए ललित नारायण के साथ फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बासोपट्टी प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। वह अचानक ही डीएम पहुंचे बासोपट्टी प्रखंड कार्यालय। हालांकि वहां की साफ सफाई की समुचित व्यवस्था देखकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही इस दौरान उन्होंने विभिन्न पंजियों की जांच की, पदाधिकारियों से विभिन्न जानकारी ली, लोगों की जन शिकायतें सुनी। साथ ही लोगों से अपील की कि हर सप्ताह कैंप लगाया जाता है, जिस कैंप में अधिकारी जनता की समस्या सुनकर उसका निष्पादन करते हैं, तो अपनी समस्या लेकर उस कैंप में जरूर आएं। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने पाया कि वहां के परिसर में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की गई है। डीएम ने प्रखंड कार्यालय में विभिन्न संचिकाओं व पंजियों की समीक्षा की, कर्मियों की अनुपस्थिति पंजी चेक किया। विभिन्न बिंदुओं पर डीएम ने बीडीओ अजीत कुमार, सीओ हर्ष हरी, मनरेगा पीओ दिनेश कुमार, बीएओ सहित कई अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। डीएम ने पत्रकार को बताया कि अगर किसानों को खाद लेने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, वैसे किसान अधिकारी को त्वरित सूचित करें। अगर दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी। इसी तरह सरकार के द्वारा चल रही विभिन्न योजनाओं में अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो जांचोपड़ताल कार्रवाई होगी। प्रखंड कार्यालय कक्ष में डीएम ने प्रखंड क्षेत्र से आए कई लोगों की जन शिकायत भी सुनी। कई शिकायत सुनने के बाद डीएम ने संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जिले के सभी प्रखंड में चयनित पंचायत में कैंप लगती है, उस कैंप में अधिकारी बैठते हैं, अपनी विभिन्न समस्या को अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं। अधिकारी को ऑन दी स्पॉट निष्पादन करने का दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद पूर्व प्रमुख वीरेंद्र यादव ने डीएम अरविंद कुमार को मिथिला परंपरा के तहत स्वागत किया। मौके पर कई अधिकारी मौजूद थे। बुधवारी जांच के क्रम में आज बासोपट्टी ब्लॉक और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। तो अंचल कार्यालय में सभी कर्मियों को देखा गया। कर्मियों की उपस्थिति तो ठीक थी और उसमें कोई अनधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं पाए गए। आगत पंजी निगत पंजी का निरीक्षण किया गया, उसमें संचिका संख्या वगैरह नहीं लिखी जाती, इसके बारे में बात करने का निर्देश किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे अभियान बसेगा के तहत कोई भूमिहीनों का आवेदन आता है या दखल दिलाने के लिए आता है, जो बेदखल जो पर्चा वाला रहता है, उसका निर्देश दिया गया था पूर्व में कि उसके एक पंजी संधारित कर लेंगे ताकि उन लोगों को भी इसी अनुसार उसको निष्पादन कराया जा सके। तो पंजी का संधारण नहीं हुआ है, इसके लिए निर्देशित किया गया है उस पंजी का संधारण करेंगे और मासिक रूप से जो प्रपत्र है उसमें उसको ऐड करते जाएंगे ताकि मॉनिटरिंग हो सके कितने व्यक्ति भूमिहीन हैं जिनको पर्चा नहीं मिला है या कितने लोग ऐसे पर्चा वाले हैं जिनको बेदखल हुआ है। इसके अलावा दाखिल खारिज की समीक्षा की गई। तो दाखिल खारिज की स्थिति थोड़ी खराब है, यहाँ पर टेंडेंसी 2,500 से ज़्यादा है और निष्पादन की जो समय सीमा है 75 दिन की है और ऑन एवरेज पूछा गया तो महीने में लगभग 300 आवेदन आते हैं। तो इस हिसाब से 700 के आसपास टेंडेंसी रहनी चाहिए, लेकिन 2,000 से ज़्यादा है। तो उसमें निर्देशित किया गया है कि जो दोषी हैं विलम्ब के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इसको 1 महीने के अंदर टेंडेंसी को 700 के अंदर लें ताकि समय सीमा के अंदर आवेदनों का निष्पादन हो सके। माफी के लिए आवेदनों संख्या संतोषजनक टेंडेंसी की उसमें कोई इशू नहीं है। टेस्टों का भी सब देखा गया, टेस्टों में भी कोई कमी नहीं पाई गई। अन्य चीज़ें ठीक थी। कुछ राजस्व कर्मचारियों की यहाँ पे कमी है, अभी नए राजस्व कर्मचारियों का योगदान अब जिला में कराया जा रहा है। 200 से अधिक यहाँ पर स्थापन हुआ है जिले में। उम्मीद है कि थोड़ा और कार्यों में प्रगति आएगी। इसके अलावा फिर ब्लॉक कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया, सभी कर्मियों को देखा गया और इसके अतिरिक्त हर घर नल के जल की समीक्षा की गई। और अभी 117 वार्डों में फंक्शनल है। जहाँ जहाँ जिन वार्डों में माइनर रिपेयरिंग से उसमें स्टार्ट कराया जा सकता है तो उसको निर्देशित किया गया लगातार उसको माइनर रिपेयरिंग करा के टीम से फंक्शनल कराएँ। तो साथ ही साथ जिन वार्डों में पुराने समिति ने पैसा निकासी का कार्य नहीं कराया है वैसे वार्ड सदस्यों के खिलाफ FIR करने का भी निर्देशित किया गया है कि लोग कार्रवाई करें ताकि अन्य लोग अगर कोई भी काम नहीं शुरू किए वो भी काम पूरा करवा लें। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की गई। तो पिछले वर्ष जो वर्ष 2020-21 का था उसमें प्रगति ठीक है, लगभग 52% कंप्लीशन हो चुका है, लेकिन लगभग 278 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम किस्त लिया हुआ है, अभी उसमें काम शुरू भी नहीं किया है। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी अभी लाल नोटिस निर्गत करने का निर्देशित किया गया, व्हाइट नोटिस किया गया है। उसके पश्चात उन पर भी नीलाम पर प्रवाद दायर किया जाएगा और फिर वर्ष 2016-17 से लेकर 19-20 तक की जितनी पेंडेंसी है उसके लिए भी उसमें भी लगभग 228 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी काम प्रारंभ नहीं किया गया है। उसमें से 188 लोगों के खिलाफ नीलाम पर प्रवाद दायर किया गया है
अंचलाधिकारी के यहाँ पर अंचलाधिकारी निर्देशित किया गया है। उनमें भी अब नोटिस का तामील चूँकि कराया जा चुका है, अब उनमें भी अरेस्ट वारंट निर्गत करें और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि अन्य जो लोग हैं वो भी काम शुरू करवाएं। और शुरुआत करने के लिए निर्देशित किया गया कि हर पंचायत से कम 2 व्यक्ति ऐसे हैं, 2 व्यक्तियों को चिन्हित कराएं जो सबसे ज़्यादा लगाने वाले हैं और उन लोगों को अरेस्ट वारंट निर्गत कराएं, ताकि अन्य बचे हुए व्यक्तियों के द्वारा भी काम शुरू किया जा सके। आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं, हम लोग का उद्देश्य नहीं है किसी को जेल भेजना। अगर आप सरकारी पैसा लिए हैं उसमें अपना काम पूरा करवाएं, ताकि इस योजना का उद्देश्य पूरा हो सके। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। आजादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत सहरघाट में डाक कर्मियों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान डाक कर्मियों ने पहले पैदल मार्च निकाला, उसके बाद बाइक रैली निकाली गई। आजादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव के दौरान डाक कर्मचारियों ने सहरघाट से नेपाल बॉर्डर तक तिरंगा यात्रा निकाली। सहरघाट डाकघर से डाक कर्मियों का काफिला प्रस्थान किया। शुरुआत में स्टेट हाईवे 75 से गुजरते हुए बाजार की सड़कों पर पैदल मार्च किया, फिर नेशनल हाईवे 227 होते हुए गंगौर डाकघर तक बाइक रैली निकाली। ई रिक्शा पर लाउड स्पीकर से बज रहे राष्ट्रीय गीतों की धुन के साथ तिरंगा लहराते हुए सभी डाककर्मी देशभक्ति नारे लगा रहे थे। इस कार्यक्रम में कुल 111 डाक कर्मचारियों ने भागीदारी दी। सहरघाट, मधवापुर, बेनीपट्टी, बसैठ, उमगांव, खिरहर व मधुबनी सहित 7 डाकघरों से संबंधित कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व मधुबनी के डाक अधीक्षक एमपी देव कर रहे थे। उन्होंने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील लोगों से की। डाक निरीक्षक अभिनव रमण, डाकपाल विजय कुमार, निरसू ठाकुर, फूलदेव यादव, संजय कुमार मिश्र, सुरेंद्र कुमार, उदयनाथ भास्कर, प्रमोद कुमार, सोनू कुमार, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कार्यक्रम में शिरकत की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी रविरंजन के देखरेख में ऑफलाइन निर्गत हुए दिव्यांगता प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्यतः यूडीआईडी कार्ड निर्गत करने के लिए दिव्यांगजनों से कागजात लिए गए। प्रथम दिन 16 पंचायतों के दिव्यांगजनों के कागजात लिए गए। दूसरा शिविर शुक्रवार को आयोजित है, जहां बचे हुए पंचायतों के दिव्यांगजनों से यूडीआईडी कार्ड के लिए कागजात लिए जाएंगे। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ डॉक्टर रविरंजन की देखरेख में ऑफलाइन निर्गत किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के प्रमाणीकरण के लिए 2 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों के ऑफलाइन निर्गत हुए दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का प्रमाणीकरण करने और यूडीआईडी कार्ड निर्गत करने के लिए दिव्यांगजनों से काउंटर के माध्यम से सभी आवश्यक कागजात संग्रह किए गए। दिव्यांगजनों से जिन कागजातों का संग्रह किया गया उसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छाया प्रति सहित अन्य कागजात शामिल है। गौरतलब है कि शिविर के पहले दिन गुरुवार को प्रखंड के 16 पंचायतों के लिए 8 काउंटर लगाए गए थे। सभी काउंटर पर 2 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। गुरुवार को अकौर, अरेर उत्तरी, दक्षिणी, दामोदरपुर, ब्रह्मपुरा, बर्री, बसैठ, बेतौना, मेघवन, ढंगा, धगजरी, गंगुली, कपसिया, करहारा, कटैया व त्योत पंचायत के दिव्यांगजनों के लिए शिविर लगाए गए थे और शेष बचे 15 पंचायत मनपौर, विशनपुर, मोहम्मदपुर, मुरैठ, नगवास, नागदह बलाइन, नवकरही, पाली, परौल, परजुआर, परकौली, परसौना, सलहा, समदा और शाहपुर के दिव्यांगजनों के लिए शुक्रवार को शिविर लगाए जाएंगे। पहले दिन के शिविर में सभी पंचायतों से सैकड़ों दिव्यांगजनों ने अपने कागजात निर्धारित काउंटर पर जमा कराया। वहीं बीडीओ डॉक्टर रविरंजन ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में दिव्यांगजनों के ऑफलाइन निर्गत हुए दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के प्रमाणीकरण और यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न काउंटर के माध्यम से सभी प्रमाणीकृत दिव्यांगजनों से कागजात संग्रह किए गए हैं और इन सभी कागजातों के सत्यापन के लिए जिला प्रशासन को भेजा जाएगा, जहां सत्यापन का कार्य पूरा होने के बाद इन दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड निर्गत किया जाएगा।
यूडीआईडी कार्ड के जरिए ही दिव्यांगजनों को उनके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की राशि सीधे उनके खाते पर भेजी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अगस्त महीने तक 100% प्रमाणीकृत दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड देने का लक्ष्य निर्धारित है। मौके पर पीएचसी बेनीपट्टी के प्रखंड प्रसार प्रशिक्षक देवभूषण कुमार, लिपिक घनश्याम प्रसाद, नोडल पदाधिकारी सह सांख्यिकी पर्यवेक्षक देवनारायण महतो, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुदर्शन सिंह, प्रखंड कार्यालय के लिपिक राजन कुमार, विकास मित्र सुदामा कुमारी, संजय राम, रीता देवी, गीता परमेश्वर, अनीता चंदेश्वर, राम नरेश, राम वृक्ष, पवन कुमार, सरिता, अनीता विंदेश्वर, सनिल, आरती, दुखी, स्वच्छता गृही अखिलेश, मोहम्मद मुस्तफा, संतोष मंडल सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र से सड़क दुर्घटना की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पेपरौन गांव स्थित NH 104 पर बाइक की ठोकर से 2 बालक की मौत हो गई। गौरतलब है कि एक बालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, वहीं दूसरे बालक को दरभंगा ले जाने के क्रम में रास्ते में उसकी मौत हो गई। दोनों मृतक की पहचान पेपरौन गांव के रामहृदय पासवान के 18 वर्षीय पुत्र मुस्कान कुमार व विजय मंडल के तकरीबन 14 वर्षीय पुत्र रवि कुमार के रूप में किया गया है। वहीं दोनों बालक के मौत के बाद से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। हरलाखी थाना क्षेत्र के पेपरौन गांव स्थित NH 104 सड़क पर बाइक की ठोकर से 2 बालक की मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान पेपरौन गांव निवासी रामहृदय पासवान के 18 वर्षीय पुत्र मुस्कान कुमार व विजय मंडल के 14 वर्षीय पुत्र रवि कुमार के रूप में किया गया है। घटना गुरुवार की रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक रात करीब 10 बजे NH मार्ग किनारे टहल रहे थे। इसी दौरान जटही की ओर से आ रहे बाइक चालक ने अनियंत्रित होकर दोनों युवक को ठोकर मार दी, जहां बाइक पर सवार एक युवक भी घायल हो गया। उस बाइक सवार को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर बाइक को भी जब्त कर लिया। इधर आनन फानन में दोनों युवक को उमगांव के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां मुस्कान को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से जख्मी रवि को उसके परिजन दरभंगा ले गए, जहां अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। गिरफ्तार युवक की पहचान नेपाल फुलगामा थाना क्षेत्र के घोड़घास गांव निवासी इंद्रेश के रूप में किया गया है। गिरफ्तार युवक अपने 2 दोस्तों के साथ अपने ससुराल स्थानीय थाना क्षेत्र के गीदराही गांव आ रहा था। इसी क्रम में घटना घटित हुआ। घटना के बाद दोनों दोस्त भाग निकले। इधर पुलिस ने मुस्कान कुमार के शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। शव के घर आते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजनों में चीख पुकार मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों मृतक के परिजन काफी गरीब हैं। दोनों मृतक का पिता प्रदेश में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि इस घटना को लेकर मृतक रवि की मां रामतुला के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार युवक को जेल भेज दिया गया है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ उसके साथ? उसका एक्सीडेंट हुआ रास्ते में। क्या था या ले जा पोस्टमार्टम से गई है। उम्र साइकिल से क्या नाम हुआ आपका? मेरा राम क्या गो लड़का रहे? दोनों डेथ हो गल है। कौन गांव के? ओकर मारने से घोड़घास था। भाई रब्बी मुस्कान ठोकर खा कर झरा फिरा गेले, बैठल रहे तो मार दिल पकड़ाइल। कतक आदमी है? घोड़घास के 3 गोरा रहे तो 2 गोरा भाग गए, 1 गोरा पकड़ा लगल थाना में। रवि कुमार कहे ना कम हो गए दरभंगा रेखा में। रेखा रास्ते में जाए? हाँ, एगो यही अगर दोनों खत्म। कथी से ठोकर लगले? बाइक से पी का झरा पी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम,
सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर
आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका, विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। बिस्फी प्रखंड के औसी ओपी परिसर में 5 विभिन्न कांडों से जब्त तकरीबन 74 लीटर देसी व विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस मौके पर अंचलाधिकारी मौजूद रहे। औसी ओपी परिसर में गुरुवार को अंचलाधिकारी श्रीकांत सिन्हा की अध्यक्षता में 74 लीटर देशी एवं विदेशी शराब विनष्ट किया गया। वहीं इस मौके पर औसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार 5 कांडों का निष्पादन कर शराब नष्ट किया गया है। इस मौके पर SI मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता, ASI मोहम्मद इरफान सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के अवसर पर राजनगर के सशस्त्र वाहिनी सीमा बल के जवानों को मधुबनी के प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बहनों के द्वारा राखी बांधा गया। वहीं राजनगर के दिल्ली पब्लिक स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों ने भी जवानों के कलाई पर राखी बांधी। बदले में जवानों ने उपहार स्वरूप सभी को भारत का तिरंगा भेंट किया। रक्षाबंधन के अवसर पर 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राजनगर के कर्मियों ने बहनों को उपहार में तिरंगा झंडा देकर सम्मानित किया। गुरुवार को 18वीं वाहिनी राजनगर के राज परिसर में रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मधुबनी के बहनों के द्वारा व दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनगर की छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा संयुक्त रूप से 18वीं वाहिनी के अधिकारी सहित कर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया तथा कर्मियों द्वारा उपस्थित समस्त बहनों को राष्ट्रीय झंडा तिरंगा उपहार स्वरूप देकर उन्हें सम्मानित किया गया। मौके पर उपस्थित वाहिनी के कमांडेंट अरविंद वर्मा समस्त बहनों का स्वागत करते हुए कहा कि भाई बहन के अटूट प्यार के इस पावन अवसर पर उन्होंने परिवार सहित सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने समस्त लोगों से अपील किया कि आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने अपने आवास पर गर्व के साथ सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय तिरंगा फहराए और देशभक्ति का पूर्ण कार्य कर अपनी भारत माता के पवित्र जन्मभूमि को सम्मान दे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले बाजार और दुकानों पर अवैध कब्जा वर्षों से जारी है। गांधी बाजार सहित पूरे शहर में निगम की दुकान को अपने नाम मामूली रकम पर आवंटित कराकर उसे दुकानदारों को ऊंची रकम पे दिया जा रहा है और इस अवैध कब्जा व रकम वसूली की खेल में निगम के कई दिग्गज अधिकारी भी शामिल हैं। बहरहाल इसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही कई मामलों का खुलासा होगा। नगर निगम अपने बाजार और दुकान को शीघ्र ही अवैध कब्जा से मुक्त कराएगा, क्योंकि गांधी बाजार, पूर्व का गिलेसन मार्केट सहित पूरे शहर में निगम की दुकान को अपने नाम मामूली रकम पर आवंटित कराकर मोटी रकम पर किराए पर लगाने का खेल वर्षों से चला आ रहा है। जबकि पहले आओ पहले पाओ के प्रावधान के तहत निगम के द्वारा बेरोजगार को दुकान आवंटित करना है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ है। निगम के अपने बाजार व दुकान में से 70% कमरे को यहां के कर्मियों, शहर के दिग्गज और रसूखदार प्रतिनिधियों ने अपने नाम पर औने पौने रकम पर आवंटित करा रखा है। 50 साल पहले के किराए पर आज भी इनके द्वारा इस कमरे को रखा गया है। नरेंद्र सिंह ने बताया कि अधिकतर कर्मी अपने रिश्तेदार व परिजन के नाम पर कमरे को आवंटित करा रखा है। कमरे के हस्तांतरण में लाखों का खेल हो रहा है। शहर में निगम के कमरे के हस्तांतरण के नाम पर भी राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। गांधी गुदरी बाजार के आयुक्त अनिल चौधरी के द्वारा निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि कई ऐसी दुकान हैं जो आवंटित हैं किसी के नाम पर और आज इसमें दुकान कोई और चला रहा है।
दुकान अपने नाम कराने वाले को लग रहा है 200 से 500 और उन्होंने इसे 4000 से 7000 प्रति माह पर किराए पर लगा रखा है। यही हालत नगर निगम कार्यालय के पास, सेल्स टैक्स के पास और अन्य स्थानों पर निगम द्वारा बनाए गए दुकान व मार्केट का है। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने सिटी मैनेजर रमनजी प्रसाद गुप्ता और पर्यावरण पदाधिकारी मनोज कुमार से इस संबंध में जरूरी जानकारी प्राप्त की और कार्रवाई के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने का आदेश दिया। यहां पर लिए जाने वाले किराए की जानकारी मिलने पर नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने नाराजगी व्यक्त की और कर्मियों को प्रतिदिन अपने बाजार व दुकानदार से किराए और टैक्स जमा करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया। कहा कि यहां से इतनी आमदनी हो सकती है जिससे कर्मियों का 7 से 8 माह के वेतन का भुगतान हो जाए। सिटी मैनेजर रमनजी प्रसाद गुप्ता ने बताया कि दुकान आवंटन और उसके अब के संचालनकर्ता की जांच के लिए स्थलीय टीम गठित किया जाएगा ताकि दुकानदार के वास्तविक हकदार को बिना किसी गतिरोध के हस्तांतरण किया जा सके। बताया कि कर्मियों के नाम पर दुकान आवंटित होने के संबंध में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शीघ्र ही प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। इस दौरान नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने गांधी गुदरी बाजार में वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं की जानकारी ली। कहा कि यहां के साथ ही शीघ्र ही शहर में चयनित अन्य स्थानों पर इसके निर्माण कराए जाएंगे। नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने बताया कि समस्याओं का समेकित रूप से समाधान के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों से रिपोर्ट मांगा जाएगा, जिसके आधार पर बाजार और दुकान के संबंध में ठोस पहल की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के त्योत पंचायत में किसानों के द्वारा उर्वरक के दाम को लेकर शिकायत की गई थी, जिसको लेकर बीडीओ और प्रमुख उर्वरक वितरण का जांच करने पहुंचे। जैसे ही बीडीओ और प्रमुख उर्वरक वितरण का जांच करने दुकान पे पहुंचे, कुछ ही देर में खुद मधुबनी के जिला पदाधिकारी डीएम स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने खुद दुकानों की जांच की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों से विशेष जानकारी ली। साथ ही दुकानदारों को बताया कि खाद का दर तालिका बाहर में लगाया जाए, जिससे किसानों को खाद का दर जानने में सहूलियत मिले। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर किसानों को उर्वरक में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो वह जिला को सूचित करे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेनीपट्टी प्रखंड के त्योत पंचायत के खनवाटोल में बुधवार को किसानों द्वारा उर्वरक विक्रेताओं की शिकायत किए जाने पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक वितरण कराने जैसे ही बीडीओ और प्रमुख पहुंचे कि अचानक डीएम भी पहुंच गए और वितरण कार्यों का जायजा लिया। इससे पूर्व पहुंचे बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने दुकानदार से स्टॉक पंजी और वितरण पंजी की मांग की और किसानों को कितनी कीमत में उर्वरक उपलब्ध कराई जा रही यह जानकारी हासिल की। उर्वरक दुकान की जांच होने की भनक मिलते ही काफी संख्या में किसान भी पहुंच गए और शिकायतों की झड़ी लगा दी। मौजूद किसान राजेंद्र महतो, रामचंद्र, रामाधार, कुसे सहित कई किसानों ने न्यूनतम 350 से अधिकतम 1800 रुपए तक खाद दिए जाने और सरकारी दर पर खाद देने की बात कहने पर दुकानदारों को किसानों से लड़ाई झगड़े पर उतारू होने की शिकायत की। बीडीओ दुकानदार को उर्वरकों का मूल्य तालिका नहीं लगाने पर कड़ी फटकार लगा ही रहे थे कि जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा भी पहुंच गए और अधिकारियों से बात की। बीडीओ ने कन्हैया खाद बीज भंडार के संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया तो डीएम ने कहा कि जल्द ही उस दुकान पर अधिकारी की उपस्थिति में खाद का वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। डीएम ने मौजूद अधिकारियों, उर्वरक निगरानी समिति के अध्यक्ष व संबंधित विक्रेता को किसानों के बीच निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और बासोपट्टी की ओर रवाना हो गए। इसके बाद बीडीओ व प्रमुख ने करीब 3 दर्जन से अधिक किसानों को अपनी उपस्थिति में निर्धारित दर पर खाद वितरण कराया। बीडीओ ने बताया कि उर्वरक निगरानी समिति में सभी दुकानदारों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि सभी दुकान के आगे खाद की वर्तमान कीमत को प्रदर्शित करें ताकि किसान गुमराह न हो। बीडीओ ने बताया कि खाद दुकानों की औचक जांच लगातार जारी रहेगी। किसी भी उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा गड़बड़ी नहीं किया जा सके, इसकी सतत निगरानी की जा रही है और हर हाल में किसानों को खाद मुहैया कराया जाएगा। उधर खबर भेजे जाने तक खाद की खरीदारी के लिए भारी संख्या में किसानों की कतार लगी रही। मौके पर राजद के राजेश यादव सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मधुबनी नेहरू युवा केंद्र के द्वारा सीएमबी कॉलेज घोगरडीहा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई, साथ ही गंदगी न फैलाने को लेकर जागरूक किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत
घोघरडीहा प्रखंड के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक विनायक प्रसाद के नेतृत्व में सीएमबी कॉलेज घोघरडीहा के परिसर में छात्र छात्राओं के बीच सर्वप्रथम स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। वहीं छात्र छात्राओं को गंदगी न फैलाने के प्रति जागरूक किया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 1 से 15 अगस्त तक यह अभियान पूरे प्रखंड में चलाया जाएगा। वहीं 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया, जिसमें सेमिनार, संगोष्ठी, भाषण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कीर्तन साहू, शिक्षक डॉक्टर हरिशंकर राय, एनएसएस अधिकारी अब्दुल वदूद, सच्चिदानंद व एनसीसी के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चयनित प्रतिभागी को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया। उसमें सिर्फ राजनीति की नहीं थी, आजादी भी थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके माँ भारत की सेवा करे। मैं शपथ लेता हूँ कि स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और इसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। मैं सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मोहल्ले से, गांव से स्वच्छता की शुरुआत करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। डेन केबल नेटवर्क के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप देश के 9 मंदिरों से सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, कर्नाटक का उडुपी कृष्ण मंदिर, महाराष्ट्र से महालक्ष्मी अंबाबाई, महाराष्ट्र का विठ्ठल रुक्मिणी, महाराष्ट्र तुलजापुर से तुलजा भवानी, राजस्थान जयपुर से गोविंद देव जी, पटना बिहार से हनुमान महावीर, खंडवा महाराष्ट्र से ओमकारेश्वर मंदिर और पुणे महाराष्ट्र से दगड़ू सेठ गणपति शामिल है। कौन से मंदिर का प्रसारण कौन से चैनल पर होगा, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने डेन केबल के प्रतिनिधि से संपर्क करें। जयनगर के कमला रोड स्थित राम जानकी मंदिर के प्रांगण में श्री श्री 108 इंद्र पूजा कमेटी के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण इंद्र पूजा का मेला का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष भव्य रूप से मेला के आयोजन का निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति से कमेटी का गठन किया गया व मेला के सफलता को लेकर चर्चा की गई। जयनगर के कमला रोड स्थित राम जानकी मंदिर के प्रांगण में श्री श्री 108 इंद्र पूजा कमेटी की एक बैठक पूर्व उप मुख्य पार्षद व संरक्षक अशोक पासवान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में इंद्र पूजा भव्य रूप से मनाने व मेला लगाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें संरक्षक पद पर अशोक पासवान व गोपाल महासेठ, अध्यक्ष शंभू प्रसाद, उपाध्यक्ष वकील पासवान, सचिव रूपेश शाह व विकास कुमार, सदस्य मनोज पासवान, राहुल पासवान, शक्ति कुमार, रोशन, अनुराग, वीरेंद्र, धर्मवीर, मुकेश, विकास, अमन, किसुन, टुनटुन समेत अन्य का चुनाव किया गया। संरक्षक अशोक पासवान ने कहा कि बीते 2 वर्षों से कोरोना महामारी को लेकर सरकारी दिशा निर्देश के कारण इंद्र पूजा व मेला अन्य वर्षों की तरह नहीं किया जा रहा था, लेकिन कोरोना महामारी के समाप्त होने के बाद एक बार फिर जयनगर में भव्य तरीके से इंद्र पूजनोत्सव मनाया जाएगा। जगह कम होते हुए भी कमला रोड में मेला धूमधाम से लगता था और लगेगा। इसलिए हम लोग आज मीटिंग किए हैं। सर्वसम्मति से चुनाव भी हुआ है। हमारे यहाँ कमेटी का गठन हुआ है। संरक्षक अशोक पासवान, अध्यक्ष शंभू प्रसाद शाह और इसी तरह से कमेटी को बनाया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के निजी होटल के सभागार में जानकी सेना मधुबनी के द्वारा महिलाओं के बीच सावन विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत महिलाओं के बीच विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से किया। मधुबनी स्थित एक निजी होटल में मां जानकी सेना के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मधुबनी के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सावन महोत्सव के अवसर पर 4 प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता, नृत्य, संगीत और गेटअप यानी ब्यूटी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी निधि राज, डॉक्टर सोनम कुमारी, पद्मश्री दुलारी देवी, जानकी सेना के मुख्य संरक्षक मृत्युंजय झा संयुक्त रूप से उद्घाटन किए। अवसर पर संबोधित करते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने कहा कि आज के समय में महिलाओं के बीच अधिक जागरूकता लाने की जरूरत है। मिथिला में महिलाओं के प्रति एक अलग भाव लोगों के बीच है। सावन महोत्सव निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने से निश्चित रूप से महिलाओं को आगे आने में सहायता मिलती है। साथ ही साथ सामाजिक उत्थान में महिलाओं का सरोकार बढ़ जाता है। मुख्य संरक्षक मृत्युंजय झा ने कहा कि मां जानकी सेना कई कार्यक्रम का आयोजन करती है। यह कार्यक्रम महिला एकजुटता और सशक्तिकरण का प्रयास है। सावन में खास तौर से महिलाओं के लिए सुहाग और सफल जीवन की दृष्टि से बहुत मायने रखती है। इस अवसर पर नीतू झा, सालिनी जायसवाल, दीपा झा, प्रतिमा रंजन, पूनम, भारती सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। वहीं मौके पर बॉलीवुड डांस की टोली विक्रांत के नेतृत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान पर सफल महिलाओं को मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया।
अमित सर के द्वारा अभी आयुष जलाओ, बहुत मेहनत किया जाता है बाकी लिए। हुआ है। जानकी सेना बड़े बड़े कार्यक्रम पटना से लेकर मधुबनी तक बड़ा महोत्सव का आयोजन करती है। हम लोग कई प्रकार के क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, सिंगिंग, डांसिंग ऐसे करके कई प्रतियोगिता का आयोजन लगातार करते रहे और पहली बार क्योंकि माता जानकी की संस्था भी है और मिथिला की नारी का जहाँ तक सवाल है तो सावन के अवसर पर एक ऐसा त्योहार सावन है जिसमें महिलाओं के जो वैवाहिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, इस सब से जुड़ा हुआ एक सांस्कृतिक पर्व है और इस नाते इस अवसर पर महिलाओं को भी हम सभी सम्मान करें, उनका एक आयोजन करें, उस कार्यक्रम में सबकी सहभागिता हो, उनके प्रति भी एक कार्यक्रम की रचना बने। इस नाते एक प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, ब्यूटी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, नृत्य और प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें महिला सहभागिता उनका यह अवसर विशेष बना कार्यक्रम का। यहाँ इस अवसर पर यहाँ कई हम सम्मानित जिला के पदाधिकारीगण भी भाग लेने वाले हैं और यहाँ हमारे 2 जज भी हैं जो नीतू झा जी और हमारे शालिनी जायसवाल जी 2 जज हैं। उस जज का निर्णय होगा और जिनको निर्णय हो जाएगा ऐसे सभी 4 विभाग में अलग अलग प्रतियोगियों को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार देकर हम लोग सम्मानित करेंगे। तो यह एक पावन त्योहार का शुरुआत हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक मिथिला, एक सावन महोत्सव का एक बड़ा मैसेज देने वाला केंद्र बने, यह जानकी सेना के एक अभियान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। फुलपरास के नगर पंचायत निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक लखन लाल यादव की 82 वर्षीय धर्मपत्नी सजनी देवी का निधन हो गया। गौरतलब है कि वह कई दिनों से बीमार चल रही थी। उनके निधन के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। फुलपरास नगर पंचायत निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक लखन यादव की धर्मपत्नी 82 वर्षीय सजनी देवी का निधन उनके आवासीय परिसर फुलपरास पुरवारी टोल में गुरुवार को अहले सुबह हो गया। जानकारी के मुताबिक मृतका पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। ज्येष्ठ सुपुत्र अधिवक्ता पद्मकांत यादव ने मुखाग्नि दिया। एक पुत्र व 4 पुत्री सहित बड़ा पूरा परिवार है। उनके निधन की खबर से गांव में शोक का माहौल व्याप्त है।
शोक व्यक्त करने वालों में नगर पंचायत निवासी युवा नेता चंदन कुमार यादव, पत्रकार रुपेश कुमार, श्रीचंद मुखिया, केशव नारायण, शिक्षक उमेश कुमार, उमंग, राजेश, रमेश, शशिकांत, डॉक्टर हरि नारायण, चंद्रवीर नारायण, अमरकांत, पैक्स अध्यक्ष महेश्वर यादव सहित शोक व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय फुलपरास संस्थान की बहनों के द्वारा फुलपरास के अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा को रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधी गई। इस दौरान फुलपरास संस्था की संचालिका ब्रह्मा कुमारी विनीता बहन ने उनके कलाई पर राखी बांधी, साथ ही अधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्थान के सदस्यों के द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी गई। फुलपरास संस्था की संचालिका ब्रह्मा कुमारी विनीता बहन के द्वारा बताया गया कि यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो मानवीय मूल्यों की जागृति को लेकर विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करने के लिए बीते 86 वर्षों से प्रयासरत है। मानव मात्र की गरिमा और उसमें श्रेष्ठ मूल्यों को जागृत करना, व्यक्तियों की मौलिक अच्छाइयों एवं हर मानव में छिपी आध्यात्मिकता को पहचानना यहाँ के पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य है। मौके पर संस्था की ब्रह्मा कुमारी नीतू बहन व ब्रह्मा कुमारी महेश भाई मौजूद रहे। हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं और ये आपके टेबल पर हर महीने का। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में भाई बहन के अटूट प्रेम और रक्षा का सबसे पवित्र त्योहार रक्षाबंधन यानी राखी को माना जाता है। इस वर्ष यह त्योहार 11 व 12 अगस्त मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि मधुबनी शहर समेत विभिन्न क्षेत्रों में राखी को लेकर बाजार पटे हुए हैं। बाजार में भीड़ देखी जा रही है। वहीं हर उम्र के वर्ग के लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। दूर दराज रहने वाले भाई भी अपने घर आ गए हैं। आइए हम आपको राखी पर दिखाते हैं डेन न्यूज की ये खास पेशकश। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी यानी कि रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए प्रार्थना करती हैं। राखी सामान्यतः बहनें भाई को बांधती हैं। रक्षाबंधन के दिन बाजार में कई सारे उपहार बिकते हैं। उपहार और नए कपड़े खरीदने के लिए बाजार में लोगों की सुबह से शाम तक भीड़ होती है। घर में मेहमानों का आना जाना रहता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहनों को राखी के बदले उपहार देते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्यार को और मजबूत बनाता है। इस त्योहार के दिन सभी परिवार एक हो जाते हैं और राखी, उपहार और मिठाई देकर अपना प्यार साझा करते हैं। अब प्रकृति संरक्षण हेतु वृक्षों को राखी बांधने की परंपरा भी प्रारंभ हो गई है। गौरतलब है कि प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर लड़कियां और महिलाएं पूजा की थाली सजाती है। थाली में राखी के साथ रोली, चावल, दीपक, मिठाई और पैसे होते हैं। लड़के और पुरुष तैयार होकर टीका करवाने के लिए पूजा या किसी उपयुक्त स्थान पर बैठते हैं। रोली या हल्दी से भाई का टीका कर चावल का टीका लगाया जाता है। उसकी आरती उतारी जाती है। दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है और पैसों से न्यौछावर करके उन्हें गरीबों में बांट दिया जाता है। भाई बहन को उपहार देता है। इस प्रकार रक्षाबंधन के अनुष्ठान को पूरा करने के बाद ही बहनें भोजन ग्रहण करती है। प्रत्येक पर्व की तरह उपहारों और खाने पीने के विशेष पकवानों का महत्व रक्षाबंधन में भी होता है।
आमतौर पर दोपहर का भोजन महत्वपूर्ण होता है और रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरा होने तक बहनों द्वारा व्रत रखने की भी परंपरा है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे तो भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से विजय हुए थे। इतिहास में कृष्ण और द्रौपदी की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें युद्ध के दौरान कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी। कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा बांध दिया था और इस उपकार के बदले कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में द्रौपदी की सहायता करने का वचन दिया था। ऐतिहासिक प्रसंगों में मिलता है कि राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तो महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशमी धागा बांधती थी, इस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस लाएगा। कहते हैं मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी लड़ने में असमर्थ थी तो उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती व उसके राज्य की रक्षा की। एक अन्य प्रसंग के अनुसार सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरुवास को राखी बांधकर अपने मुंह भोला बाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया। पुरुवास ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। हालांकि आज के आधुनिक तकनीकी युग व सूचना संप्रेषण युग का प्रभाव राखी जैसे त्योहार पर भी पड़ा है। बहुत सारे भारतीय जो विदेश में हैं व उनके परिवार वाले भारत या अन्य देशों में हैं। इंटरनेट के आने के बाद कई सारी साइट खुल गई जो ऑनलाइन ऑर्डर लेकर राखी दिए गए पते पर पहुंचाती है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का सबसे बड़ा हिंदू पर्व रक्षाबंधन को ही माना जाता है। हर बहन का अपने भाई के प्रति स्नेह और भाई का बहनों की रक्षा के कर्तव्य के प्रतीक के तौर पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।